हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी इंसान का हारना जरूरी हो जाता है जब उसकी लड़ाई अपनों से हो, लेकिन उसका जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब उसकी लड़ाई खुद से हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा तिवारी और ये है SPN 9 न्यूज। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। दोस्तों, भारत के गौरवशाली इतिहास में चाणक्य का नाम बहुत ही अहम रहा है और आज हम अपने इस प्रोग्राम में चाणक्य की ही बात करेंगे। फर्क बस इतना है कि चाणक्य की ये नीति इस बार देश की राजनीति में काम आई थी और उससे मिली थी भाजपा को अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शख्स अमित शाह के बारे में। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये लफ्ज जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे तब अमित शाह की उम्र मात्र 16 साल की रही होगी, लेकिन उनके इन लफ्जों को उन्होंने सच कर दिखाया। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएट करने वाले अमित शाह ने सियासत की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी और उन्होंने पूरे देश को अपनी विशेष नीति से भगवा रंग में रंग कर अटल बिहारी के इस नारे को सच करके दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती जा रही है और उसमें एक बहुत ही अहम और बहुत ही निपुण कर्णधार की भूमिका निभाई है अमित शाह ने। तो चलिए आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक नीति अपनाकर पार्टी को आगे ले जाने वाले शख्स अमित शाह की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। यूं तो अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह पेशे से एक व्यापारी थे और मां कुसुम्बा एक गृहिणी। शाह के परिवार का नाता गुजरात के मेहसाना गांव से है और शाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से पूरी की थी। मगर शाह 14 साल की छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ चुके थे और यहीं से उनके अंदर देश की राजनीति के लिए दिलचस्पी बढ़ गई। बताया जाता है कि RSS से जुड़ने के बाद ही 1982 में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और बीजेपी की युवा गतिविधियों को भी संभाल रहे थे। 1982 में ही अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी बन गए थे। 1987 तक अमित शाह बीजेपी के यूथ विंग भारतीय युवा मोर्चा से भी जुड़ गए और इसके बाद वो पार्टी में कई पद जैसे कि राज्य सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद संभालते रहे। उनके निजी जिंदगी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो शाह की पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनका एक बेटा जय शाह है जिसने निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया और साथ ही जय एक बैट्समैन भी रह चुके हैं जो वर्धन साइकिल के अंदर ट्रेनिंग लिए थे। पर बाद में जय ने भी स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लिया और उन्हें अपने पिता की तरह ही स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले शाह स्टॉक मार्केट में काम किया करते थे। 1986 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद से ही अमित शाह ने पार्टी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और उनके पार्टी से इस जुड़ाव का उन्हें फल भी मिला, क्योंकि साल 1997 में उन्हें पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था। इस टिकट का फायदा उठाते हुए शाह ने गुजरात के सरखेज विधानसभा से न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि उसे जीता भी और इस जीत से उन्होंने पार्टी को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। इसके बाद लगातार 3 बार वे इस सीट से खड़े हुए और तीनों बार उन्हें जीत हासिल हुई। गुजरात में भाजपा को मिलने वाली जीत के बाद शाह को कई सारे मंत्री पदों की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में थी, जिस बीच उनकी मुलाकात दोबारा मोदी से हुई और इस बार उनकी ये दोस्ती गहरी होती चली गई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस दोस्ती के तानों बानों से बुनी भाजपा के सियासत की कहानी। 2014 में हर तरफ बस और बस मोदी के नाम के ही नारे गूंज रहे थे।
लेकिन इस नाम को लोगों के लफ्ज तक पहुंचाने में बस और बस एक ही मास्टरमाइंड का हाथ था, और वो मास्टरमाइंड था बीजेपी का मास्टरमाइंड अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह नरेंद्र मोदी से पहले ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके थे और उन्होंने देश में चल रही हलचल को बहुत सालों पहले ही भांप लिया था, लेकिन वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जब सही वक्त और सही मौका आया तो उन्होंने इस हलचल को लहर में बदल दिया, और वो लहर थी मोदी लहर। 1990 में नरेंद्र मोदी राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे। वो अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाना चाहते थे। उन्होंने पटेल को मनाया कि वो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन शाह को बना दें। गुजरात में जब मोदी के विरोधी बढ़ गए और उन्हें राज्य से बाहर दिल्ली भेज दिया गया, तब शाह मोदी के लिए एक इन्फॉर्मर के जैसे काम करते थे। 1997 में मोदी ने शाह को बीजेपी से टिकट दिलाने के लिए प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी हुआ। शाह फरवरी 1997 में एमएलए बन गए और 1998 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट बनाए रखी। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ली। वहीं सन 2009 के समय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी ने आगामी 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अमित शाह पर फिर से भरोसा दिखाया और 2013 में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी घोषित कर दिया। अमित शाह ने इस जीत के लिए कड़ी मेहनत की और पार्टी को जीत दिलाकर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। जब शाह को उत्तर प्रदेश का बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त पार्टी की यूपी में 10 लोकसभा सीटें थी, लेकिन 16 मई 2014 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 71 सीटों पर जीत के साथ उभरकर एक बड़े अंतर से विपक्षी पार्टियों को हराकर सबके सामने आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद से अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि अमित शाह ने इससे पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए साल 1991 में संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चुनाव प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया था। अमित शाह कूटनीति में बहुत ही पुराने व माहिर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति उस काली कोठरी की तरह है जिसमें चाहे कितना भी सयाना क्यों ना जाए, कालिक लग ही जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमित शाह के साथ, जब 2010 में गिरफ्तारी के बाद उनका राजनीतिक कैरियर धीरे पड़ गया था। ये गिरफ्तारी हुई थी शहाबुद्दीन शेख नाम के फेक एनकाउंटर केस के मामले में। इसके बाद से अमित शाह के सामने कई सारी मुश्किलें आई। अमित शाह 2010 में इसी वजह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी नहीं दे पाए थे। इसके साथ ही उन्हें अपने परिवार के साथ गुजरात को छोड़कर मुंबई जाना पड़ा था। जब उन्हें इस केस से क्लीन चिट मिली, उसके बाद ही वे गुजरात वापस आए थे। इसके अलावा अमित शाह पर 2002 में चुनावों में दंगे करवाने के लिए सबूतों के साथ घायल करने का भी आरोप लगा था। हालांकि बाद में वे इस मामले से भी निकल गए थे। अमित शाह ने अपनी कूटनीति से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि धीरे धीरे और भी जगह पार्टी को फैलाया। देश के तकरीबन 71% आबादी पर भगवा राज हो चला है। पार्टी पर उठे सवालों का शाह ने हमेशा ही विपक्ष को करारा जवाब दिया है, फिर चाहे वो उरी अटैक का मामला हो, राफेल डील का, या फिर पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक का। अभी हाल ही में अमित शाह ने पुलवामा बदले में 250 आतंकियों के मारे जाने की बात कही थी, जिस पर उनपे सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर उन्हें किसने बताया कि 250 आतंकी मारे गए हैं। इन सारी बातों को भी अमित शाह ने बखूबी बिजनेसमैन वाले अंदाज में से बात निकालकर और शब्दों को घुमा फिरा कर जवाब देना सही समझा। अब इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अमित शाह ने अपनी पार्टी के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी प्लान की है। इस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने समर्थन के लिए संपर्क नाम से एक प्लान लॉन्च किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने पीएम मोदी द्वारा पुलवामा हमले पर जो कदम पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया था, उस पैतरे को भी हर जगह भुनाने की कोशिश में लगी है। उनके उठाए गए इस कदम को एक पैतरा बनाकर वे हर जगह भुनाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से उन पर इल्जाम भी आए हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला कि इस हमले में 250 आतंकी मारे गए थे। देश की सुरक्षा को भी मुद्दा बनाकर देश में बार बार राफेल डील लाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही
अन्य बहुत सारे ऐसे मोर्चों पर बात की जा रही है कि हम इस बार राफेल आ जाएगा, इस बार किसानों की कर्ज माफ हो जाएगी और इस बार डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाकर लोग जनता के बीच ले आ रहे हैं। इस बार का चुनाव देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जहां बीजेपी के विपक्ष में एक तरफ सपा और बसपा का महागठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आई हुई प्रियंका गांधी के नाम की आंधी है। तो देखते हैं इस आंधी और इस गठबंधन में आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की नैया को कैसे पार लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेवनहार अमित शाह। ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर कि आखिर क्या रणनीति अपनाएगी भाजपा इस बार अपने विपक्षियों के लिए। आप लगे रहिए हमारे साथ। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेकर फिर से वो खास कहानी उस खास चेहरे की जो है आपका चहेता। तब तक के लिए जय हिंद।